हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक टॉपिक भारत में शिक्षा का विकास पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। तो भारत में शिक्षा का विकास कब से हुआ? कहते हैं हमारे देश में शिक्षा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसका विकास की जानकारी हम लोग खास करके 3 काल के अंतर्गत करते हैं। पहला प्राचीन काल, जिसको वैदिक शिक्षा प्रणाली या प्राचीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। दूसरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो कि मुसलमान के काल में हुआ था। और तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, जो कि अंग्रेज़ों के आगमन के काल में हुआ था, जिसको आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली और मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का जो है अध्ययन, उसको समग्र रूप से किया जाता है, जिसमें प्रशासन एवं वित्त, उद्देश्य एवं आदर्श, शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्था, शिक्षा के पक्ष। जबकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या है? शिक्षा के विकास का अध्ययन, शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, नीति, शिक्षा संबंधी आयोग एवं समितियों के सुझाव और शिक्षा संबंधी प्रयोग आदि के पक्ष पर किया जाता है। तो अब जानते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली या प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली किसे कहते हैं। तो जिस शिक्षा का विकास वैदिक काल में हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इसका कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। तो शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त में 3 तथ्य मुख्य हैं। पहला तो है राज्य के नियंत्रण से मुक्त। राज्य के नियंत्रण से मुक्त क्या है कि वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था कराना जो था राज्य के उत्तरदायित्व तो नहीं था। इसमें राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ये पूर्ण रूप से गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में था। इसमें गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था और इसमें सभी लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता था। जैसे कि आज हम लोग सभी लोग जिसको मन है वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, उस समय वो बात नहीं थी। फिर दूसरा टॉपिक है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, वैदिक काल में जो शिक्षा था पूर्ण रूप निःशुल्क था। शिष्य जो था आवास एवं भोजन की व्यवस्था गुरु स्वयं करते थे शिष्य के लिए। शिक्षा जो है पूर्ण होने पर शिष्य क्या करते थे, गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। जो उनकी इच्छा होती थी वो गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे और उसके बाद उनका वहाँ से विदाई होता था। फिर है आय के स्रोत। तो आय के स्रोत इस समय कहाँ से होता था? गुरुकुल में कहाँ से आय होता था, क्योंकि कोई तो फी वगैरह देता नहीं था। तो उस समय आय के स्रोत जो होता था, शिष्य लोग ही गुरुकुल में जब जाते थे तो वहाँ के भोजन की व्यवस्था, वहाँ के भोजन बनाने की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था का देखभाल करना शिष्य लोग का काम था। तो यहाँ भोजन कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए दान, भिक्षा, गुरु दक्षिणा, यही सब उनका मुख्य स्रोत था आय का। इस समय जो है कि कोई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता, अनुदान राशि मुहैया नहीं कराया जाता था। इस समय राजा महाराजा जो भी धनी वर्ग के लोग होते थे वो गुरुकुल में अपनी इच्छा अनुसार या तो फिर गाय को दे दिए दान में, या तो फिर अन्न दे दिए, धन दे दिए, कुछ मुद्रा दे दिए, या फिर जैसे बच्चों को विदाई समारोह होता था शिक्षा पूरी होने के बाद, शिष्य लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान में दे देते थे, गुरु दक्षिणा के रूप में दे देते थे। जैसे गुरु को वस्त्र ही दे दिए, आभूषण दे दिए, पशु दे दिए, जिनको जो होता था सामर्थ्य वो करते थे। अब है वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ। तो वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का जो पर्याय है या अर्थ है, उसको ज्ञान, विद्या, विनय के रूप में लिया जाता है। और उस समय जो है शिक्षा के अर्थ को संकुचित भी मान सकते हैं, व्यापक भी मान सकते हैं।
वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रारंभ होता था वो गुरुकुल में होता था, और गुरुकुल में विद्यारंभ करने से पहले एक उपनयन संस्कार होता था जिसमें बच्चों को मुंडन करवाया जाता था, उसके बाद जनेऊ धारण करवाया जाता था, उसके बाद वहाँ गुरुकुल में उसे प्रवेश दिया जाता था। और शिक्षा पूरी करने के बाद एक समारोह होता था, समावर्तन समारोह। उसमें बच्चे लोग को विद्या पूरी करने के बाद गुरु समावर्तन समारोह मनाते, और समावर्तन समारोह मनाने के उपरांत गुरु एक उपदेश देते थे। उसमें शिष्यों को कहा जाता था कि तुम अपनी स्व अध्ययन में कभी आलस्य मत करना, मतलब जीवन भर स्वाध्याय करते रहना और उसमें कभी आलस्य नहीं करना। ये था शिक्षा का अर्थ वैदिक काल में। अब है शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था, ईश्वर भक्ति, धर्म की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य का पालन, संस्कृति का संरक्षण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, अपने समाज के प्रति कर्तव्य, संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और गुरु के नियमों का पालन करना, अपने दिनचर्या पर ध्यान देना एवं पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, यही उस समय शिक्षा का उद्देश्य था। फिर है शिक्षा की संरचना। शिक्षा की संरचना उस समय जो है 2 स्तर में किया जाता था। पहला है प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या किया जाता था? प्रारंभिक शिक्षा जो होता था खास तौर पर परिवार के द्वारा दिया जाता था। इसमें होता है कि जब भी बच्चा 5 वर्ष की आयु का हो जाता था तो किसी शुभ दिन को देख करके और उस समय विद्यारंभ का संस्कार किया जाता था, और विद्यारंभ का संस्कार अपने पुरोहित या किसी ब्राह्मण को बुला करके देवी देवताओं की आराधना किया जाता था। उसके बाद बच्चे के नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी। अब है प्रारंभिक शिक्षा में उसकी पाठ्यचर्या क्या थी? तो प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या जो थी, भाषा, व्याकरण, छंदशास्त्र, गणना, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण ये वैदिक काल में दिया गया था। फिर जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें एक जोड़ा गया नीति प्रधान। नीति प्रधान को, जैसे कि नीति प्रधान से रिलेटेड कहानियाँ को जोड़ा गया। दूसरा है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में जब बच्चा 8 से 12 वर्ष के आयु के हो जाता था तो उसके बाद बच्चा का उपनयन संस्कार कराया जाता था। उसके बाद उसको गुरुकुल में प्रवेश करवाया जाता था। अब है कि उसमें क्या क्या पाठचर्या था। तो उच्च शिक्षा के पाठचर्या 2 भाग में बांट सकते हैं, एक सामान्य है और दूसरा विशिष्ट है। सामान्य है जो कि सभी के लिए सभी बच्चे पढ़ते थे, और विशिष्ट है उसमें कि सभी बच्चों का अध्ययन नहीं किया करवाया जाता था। तो सामान्य में है कि जैसे संस्कृत भाषा का जानकारी, उससे रिलेटेड व्याकरण, फिर धर्म है, नीति शास्त्र है, उसको नित्य व्यायाम, गुरुकुल की व्यवस्था करना, गुरु की सेवा करना। अब विशिष्ट में क्या है कि उसमें साहित्यिक ग्रंथ पढ़ाया जाता था, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो और भी सब्जेक्ट को जोड़े गए, जैसे इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूत विद्या, देव विद्या, ब्रह्मा विद्या, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया। फिर वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की विधि। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु लोग उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और बच्चे लोग अनुकरण करते थे। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण तो सामान्यतः मौखिक रूप से होता था, जैसे कि प्रश्न उत्तर विधि होता था, अनुकरण विधि, व्याख्यान या दृष्टांत विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, श्रवण मनन विधि, तर्क विधि, यही सब उस समय की विधियाँ थी। बात आती है कि वैदिक काल में शिक्षक और गुरु का कैसा संबंध था।
तो वैदिक काल में जो है शिक्षक और गुरु का बहुत ही मधुर संबंध था। शिष्य गुरु को अपने पिता समान मानते थे, उन पर प्रेम बरसता था और श्रद्धा उमड़ी हुई रहती थी। जैसे कि आज में है न, तो शिक्षक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो मन आता है शिक्षक को 4 बात सामने में भी सुना करके चला जाता है। आगे क्लास होते रहती है, पीछे कमेंट पास होते रहता है। तो आज का तो गुरु शिष्य का संबंध ही मत पूछिए कि क्या रहता है। लेकिन पहले के ज़माने में वैसा नहीं था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु को भगवान के तुल्य माना जाता था और उन पर असीम श्रद्धा उमड़ी हुई रहती थी। गुरु जो बोल दिए, उनका मान सम्मान उनके सर आँखों पर रहता था। उसमें गुरु और पिता को अगर सामने रखा जाए तो गुरु को पहले ही महत्व दिया जाता था, उसके बाद पिता को महत्व दिया जाता था। गुरु को शिशु के प्रति जो कर्तव्य था, शिशु को आवास, भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करना, वो गुरु का कर्तव्य था। शिष्य के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना, उसके भाषा, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध करवाना, शिष्य के उनकी योग्यता अनुसार और उसको शिक्षा देना, सदाचरण की शिक्षा देना, जैसे कर्म उर्म सब के बारे में सर्वांगीण विकास करना, सारा कर्तव्य जो था शिष्य के प्रति गुरु को था उस समय। और शिष्य के भी कुछ कर्तव्य थे, जैसे कि गुरुकुल के सफाई करना, उसके व्यवस्था करना, गुरु गृह की सफाई करना, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु को सेवा करना, जैसे कि रात में सोने के समय पैर दबाना, उनके सिरहाने में जा कर के बैठ कर के उसको, जब तक गुरु सोते नहीं थे, जब तक शिष्य वहाँ से नहीं हटते थे। तो उसके गुरु के आदेशों को निष्ठापूर्वक पालन करना, रात्रि में गुरु के विश्राम की व्यवस्था करना, और जब शिक्षा पूरी हो जाए तो उनके अनुसार, उसके सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देना, ये सब शिष्य का कर्तव्य था। तो चलिए आज का इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।